दोस्तों, आज फिर मैं अभय कुमार दुबे नई परख के दर्शकों को सीधा संबोधित करने वाला हूं। हमेशा की तरह मेरी बात बिना किसी हेर-फेर के सीधी और सटीक होगी। दोस्तों, आज मैं आपकी मुलाकात भारत के सबसे कमजोर और सबसे मजबूत प्रधानमंत्रियों से कराऊंगा। इससे पहले कि मैं आपको इन दोनों के नाम बता दूं, मैं आपका एक टेस्ट लूंगा। मेरा सवाल होगा कि भारत का आज तक का सबसे मजबूत प्रधानमंत्री कौन था या थी, और आज तक का सबसे कमजोर प्रधानमंत्री कौन था या थी या कौन है। क्या कहा? सही जवाब देने पर आपको इनाम भी चाहिए? नहीं भाई, इतने सरल सवाल का जवाब देने के लिए आपको कोई इनाम नहीं मिलने वाला है। साधारण से साधारण व्यक्ति, राजनीति के बारे में कम से कम जानकारी रखने वाला व्यक्ति भी बड़ी आसानी से बता देगा कि भारत की आज तक की सबसे मजबूत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। 1984 में अपने दुखद देहांत के बाद से आज तक 41 साल गुजर चुके हैं, लेकिन कोई भी सर्वेक्षण करवा लीजिए, राहुल गांधी की नानी ही तकरीबन हर निष्पक्ष व्यक्ति की निगाह में सर्वाधिक शक्तिशाली, दृढ़ निश्चयी, योग्य और न झुकने वाली प्रधानमंत्री निकलेंगी। अब आइए सवाल के दूसरे हिस्से पर। सबसे कमजोर प्रधानमंत्री कौन है? दोस्तों, यह जवाब तो सवाल के पहले हिस्से भी ज्यादा सरल है। जरा सोचिए, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ऐसा हुआ है कि भारत पाक युद्ध के विराम की घोषणा भारत द्वारा किए जाने की बजाय अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा की गई। पाकिस्तान के दो टुकड़े कर देने वाली इंदिरा गांधी के कार्यकाल में तो ऐसा सोचना असंभव था। उन्होंने तो तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति को ठेंगे पर रखा हुआ था। राहुल के पिता राजीव गांधी ने अमेरिकी राष्ट्रपति बुश सीनियर से उस समय बात तक करने से इनकार कर दिया था जब अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाने का अल्टीमेटम दिया था। इसी तरह जब अमेरिका ने एक भारतीय राजनयिक का अपमान किया तो तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दंड स्वरूप और भारत की नाराजगी व्यक्त करने के लिए दिल्ली के अमेरिका स्थित दूतावास पर लगी सुरक्षा को घटा दिया था, काफी कम कर दिया था। दोस्तों, मौजूद राजनीतिक घटनाक्रम पर निगाह रखने वाला हर व्यक्ति जानता है, समझता है और इस तथ्य पर यकीन भी करता है कि भारत के आज तक के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र मोदी है। राहुल गांधी और कांग्रेस ने इसका सबसे ताजा सबूत पेश कर दिया है। आप चाहें तो सोशल मीडिया पर वो सारी सामग्री मौजूद है, उसको आप देख सकते हैं और खुद फैसला कर सकते हैं कि नरेंद्र मोदी भारत के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री हैं। राहुल ने एक्स पर की गई अपनी पोस्ट में दो ऐसे प्रमाण पेश किए हैं जिनसे 56 इंच की छाती की पोल खुल गई है। राहुल ने बताया है कि मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत करते समय भारतीयों के लिए H1B वीजा के सवाल पर चुप्पी साधे रखी और इसी का फायदा उठाकर ट्रंप ने 19 सितंबर को भारतीयों के लिए बेहद अहम इस वीजा की फीस मात्र $1,500 से बढ़ाकर $1,00,000 प्रतिवर्ष कर दी। यानी अगर किसी भारतीय को 5 साल के लिए अमेरिका में काम करने हेतु यह वीजा चाहिए तो उसे $5,00,000 का भुगतान करना होगा। इसका मतलब हुआ कि करीब साढ़े चार $5,00,000 का भुगतान करना होगा। मोदी जी को पता होना चाहिए कि भारत के 70% आईटी इंजीनियर जो अमेरिका में काम करते हैं वे उस वीजा के तलबदार होते हैं। मोदी जी ट्रंप से इतने दबे हुए रहते हैं कि ट्रंप द्वारा पारित किए गए इस आदेश पर पिछले 24 घंटे से चुप्पी साधे हुए हैं। राहुल ने दूसरा सबूत यह पेश किया है कि 2017 में अमेरिकी प्रशासन ने अपनी एक आधिकारिक कार्रवाई में जम्मू कश्मीर को भारत द्वारा एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया के तौर पर पेश किया था। द हिंदू में तब सुहासिनी हैदर की खबर छपी थी कि भारत के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका द्वारा इस्तेमाल की गई इस अभिव्यक्ति को स्वीकार करके अपनी कश्मीर नीति में बड़ा परिवर्तन मान लिया है। ध्यान रहे कि अमेरिकी प्रशासन अक्सर पाक एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर और इंडिया एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर जैसी शब्दावली का इस्तेमाल करता रहता है। यह करके वह जताता है कि बाकी नहीं, भारत के हिस्से वाला कश्मीर भी महज भारत द्वारा प्रशासित है, न कि भारत के दावे के अनुसार उसका अभिन्न हिस्सा है। सोचिए दोस्तों, इन थोड़े से शब्दों के हेरफेर से
क्या फर्क पड़ जाता है और भारत सरकार को इस मामले में कितना सतर्क रहना चाहिए था, जो वो नहीं रह पाई। अगर कोई सोचता है कि ट्रंप ने मोदी जी को केवल इतना ही दबाया है, तो वह गलतफहमी में है। दरअसल ट्रंप ने अभी हाल ही में भारत को 3 तरफ से दबोचने के कदम उठाए हैं और मोदी जी उनके जवाब में चुपचाप बैठे हुए हैं। वे इसी बात से खुश हैं कि उनके समर्थकों में वे इसी बात से खुश हैं और उनके समर्थकों में इस बात को लेकर काफ़ी उछल-कूद है कि ट्रंप ने मोदी जी को जन्मदिन की बधाई दे दी है। अरे भाई, मोदी जी को जन्मदिन की बधाई तो मैंने भी कई मीडिया मंचों पर दी है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी दी है। लेकिन इससे फ़र्क ही क्या पड़ता है? देखने की बात तो यह है कि अमेरिका का शक्तिशाली राष्ट्रपति भारत के कमज़ोर प्रधानमंत्री को किस कदर दबोचता जा रहा है। आइए देखें, ये सब कैसे हो रहा है। ट्रंप प्रशासन ने 19 सितंबर 2025 को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया, जिसमें H-1B वीजा आवेदनों पर प्रति आवेदक $1 लाख यानी लगभग 84 लाख रुपए की वार्षिक फीस लगा दी गई। ये 21 सितंबर से लागू हो गई है। पहले यह फीस केवल $1,500 के आसपास थी। यह कदम अमेरिकी नौकरियों की रक्षा के नाम पर उठाया गया है, लेकिन भारत पर इसका गहरा असर पड़ेगा क्योंकि भारतीय आईटी पेशेवर H-1 वीजा के 70% से अधिक लाभार्थी हैं। इससे आईटी सेक्टर पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो जैसी भारतीय कंपनियां जो 2025 में सबसे ज्यादा H-1B स्पॉन्सर हैं, को प्रति वीजा लाखों डॉलर अतिरिक्त खर्चा करना पड़ेगा। इससे लाभ का मार्जिन 10 से 15% तक घट सकता है और अमेरिकी क्लाइंट्स को लागत बढ़ाने पर मजबूर होना पड़ेगा, जिससे अनुबंध रद्द हो सकते हैं। इसके अलावा रोजगार और ब्रेन ड्रेन पर भी इसका असर होगा। हजारों भारतीय इंजीनियरों और प्रोफेशनल्स के लिए अमेरिका जाना महंगा हो जाएगा, जिससे आईटी निर्यात, जो भारत की जीडीपी का कुल 8% है, में 5 से 7% की गिरावट आ सकती है। इससे अल्पावधि में बेरोजगारी भी बढ़ेगी, कानूनी और दीर्घकालिक चुनौतियों में बढ़ोतरी होगी, कंपनियों को ज्यादा मुकदमे लड़ने पड़ेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि निवेशकों का विश्वास कम होगा। भारतीय अमेरिकी समुदाय की संख्या 40 लाख से ज्यादा है, उन पर भी वीजा के नवीनीकरण का दबाव बढ़ेगा। दोस्तों, इसी तरह ट्रंप ने 18 सितंबर को, यानी 19 से एक दिन पहले, ईरान के चाबहार पोर्ट पर 2018 में दी गई प्रतिबंधों की छूट को रद्द कर दिया। यह आदेश 29 सितंबर से प्रभावी होगा। भारत ने इस पोर्ट में $500 मिलियन का निवेश किया था ताकि उसे अफगानिस्तान, मध्य एशिया और यूरोप से वैकल्पिक व्यापार का मार्ग प्राप्त हो सके। यह कदम ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए उठाया गया है, लेकिन भारत की रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं को इससे जबरदस्त झटका लगेगा। जाहिर है, मोदी जब ट्रंप से बातचीत करने गए थे, तो उन्होंने इन मसलों को भी ट्रंप के सामने नहीं उठाया। इससे व्यापार और कनेक्टिविटी में जबरदस्त बाधा पैदा होगी। चाबहार भारत को पाकिस्तान के ग्वादर, जो चीन द्वारा संचालित है, ग्वादर पोर्ट का विकल्प देता था। यानी भारत पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को बाईपास करके मध्य पूर्व में पहुंच जाता था, अफगानिस्तान में पहुंच जाता था और यूरोप पहुंच जाता था। अब उसको ये सुविधा जो प्राप्त हुई थी, ये सुविधा प्राप्त नहीं रह जाएगी। अब वह परियोजना रुक सकती है जिसके जरिए अफगानिस्तान को भारत 2.5 मिलियन टन गेहूं और अन्य सहायता पहुंचाना चाहता था। क्षेत्रीय व्यापार में $1 अरब तक का असर पड़ सकता है। रणनीतिक हानि के रूप में भारत की नॉर्थ साउथ कॉरिडोर योजना में बाधा पड़ जाएगी, जिससे चीन को लाभ होगा। भारत को वैकल्पिक निवेश जैसे कि वियतनाम और श्रीलंका के बंदरगाह तलाशने पड़ेंगे, लेकिन इससे लागत भारत की 20 से 30% और बढ़ जाएगी। भारत को आर्थिक कूटनीति और तनाव का भी सामना करना पड़ेगा। भारत सरकार इस पड़ने वाले दुष्प्रभाव का आकलन कर रही है, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों से भारतीय कंपनियों पर कई तरह के जुर्माने और प्रतिबंध लग सकते हैं। इनमें आईपीजीएल जैसी कंपनी भी शामिल है। इससे भारत और अमेरिका संबंध और तनावपूर्ण हो जाएंगे। दोस्तों, मोदी के परम मित्र ट्रंप उन्हें जन्मदिन की बधाई देने वाले ट्रंप यही नहीं रुके। उन्होंने 18 सितंबर 2025 को 23 देशों को वित्त वर्ष 2026 के लिए मेजर ड्रग ट्रांजिट या इलिसिट ड्रग प्रोड्यूसिंग कंट्री घोषित कर दिया।
खास बात यह है कि नशे की तिजारत और नशा पैदा करने वाले जिन देशों पर ट्रंप ने यह तोहमत लगाई है, उनमें पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के साथ भारत का भी नाम है। यह यूएस विदेश मंत्रालय की आईएनसीएसआर रिपोर्ट का हिस्सा है, जो नशीले पदार्थों की तस्करी पर आधारित है। भारत पर मुख्य आरोप यह है कि भारत नशीले पदार्थों का ट्रांजिट हब है, यानी भारत के जरिए जो नशीले पदार्थ हैं उनकी तस्करी होती है। इसका सबसे बड़ा नुकसान भारत को यह हो सकता है कि उसकी अंतर्राष्ट्रीय सहायता और फंडिंग में कटौती हो सकती है। अमेरिका से 100 से 200 मिलियन की वार्षिक एंटी ड्रग सहायता रुक सकती है। इससे भारत की ड्रग कंट्रोल योजनाएं प्रभावित होंगी। इससे व्यापार और यात्रा प्रतिबंधों में बढ़ोतरी हो जाएगी और अमेरिका से आयात निर्यात पर अतिरिक्त जांच, वीजा स्क्रूटनी बढ़ने और पर्यटन व्यापार की यात्राओं पर असर पड़ेगा। भारतीय फार्मा कंपनियां, जो कि अमेरिका को 40% जेनरिक दवाएं सप्लाई करती हैं, पर डीईए, अमेरिका का जो ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, एजेंसी है, उसकी जांच का दबाव पड़ेगा। साथ ही छवि और कूटनीति के मामले में भी नुकसान होंगे। भारत की वैश्विक साख खराब होगी, जिससे अन्य देशों जैसे कि यूरोपीय यूनियन के साथ उसके संबंधों पर असर पड़ सकता है। भारत को सख्त एंटी ड्रग कानून लागू करने का दबाव पड़ेगा, अन्यथा उसे कंट्री ऑफ कंसर्न की नुकसानदेह श्रेणी में भी डाला जा सकता है। ये सभी कदम ट्रंप की व्यापक अमेरिका फर्स्ट नीति का हिस्सा हैं, जो भारत की विकास दर को आधे से 1% तक धीमा कर सकते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कमजोरी का एक और बड़ा प्रमाण उस समय सामने आया जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मोदी जी को पता भी नहीं चला और एक जबरदस्त भारत विरोधी कदम उठा दिया। मोदी जी अभी शंघाई सहयोग कारपोरेशन की बैठक में चीन गए थे। वहां से उनके लौटते ही चीन के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान को क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचे का अध्यक्ष बना दिया। अब अगर भारत को इस ढांचे का अपने किसी मकसद के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो उसके लिए उसे पाकिस्तान के नेतृत्व को मानना पड़ेगा। भारत को और शर्मिंदा कर उस पाकिस्तान के नेतृत्व को मानना पड़ेगा जो कि भारत की निगाह में आतंकवाद को पालता पोसता है, आतंकवादियों का अड्डा है, और जहां भारत कई बार सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंकवादी ठिकानों को तबाह और बर्बाद कर चुका है। भारत को और शर्मिंदा करने के लिए पाकिस्तान ने उन भारतीय लड़ाकू विमानों की सूची भी जारी कर दी है जो उसने ऑपरेशन सिंदूर की एकदम शुरुआत में मार गिराए थे। उसने विमानों की टेल पर पड़े नंबर जारी किए हैं। पाकिस्तान के दावे के अनुसार इनमें 4 राफेल हैं, जिन्हें फ्रांस की दसॉ कंपनी ने बनाया है, एक मिग 29 है और एक सुखोई 30 है और एक मिराज 2000 है। इसी के साथ पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया, जिससे अच्छे संबंध बनाने के मोदी जी बहुत ज्यादा दावे करते रहे हैं, के साथ एक रक्षा समझौता भी कर लिया है। पाक का दावा है कि वह सऊदी अरब की रक्षा के लिए अपने एटम बम तक मुहैया कराने के लिए तैयार है। अपने इस वायदे के साथ ही पाकिस्तान इस्लामी देशों के लिए एक महत्वपूर्ण हैसियत प्राप्त करने की तरफ चल दिया है। ध्यान रहे कि पाकिस्तान दुनिया का अकेला ऐसा इस्लामिक देश है जिसके पास एटमी ताकत है। दोस्तों, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं कभी इसके बारे में एक स्वतंत्र रूप से एक सीधी बात का कार्यक्रम करूंगा। पाकिस्तान ऐसा करके दुनिया का ऐसा पहला देश बन जाएगा जो अपने एटमी हथियारों को दूसरे देशों को मुहैया कराने के लिए तैयार है। ऐसा समझौता अमेरिका ने भी आज तक नहीं किया। ऐसा समझौता ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, रूस, ये सब जो एटमी हथियारों से भारत जो एटमी हथियारों से संपन्न देश हैं, उन्होंने भी कभी नहीं किया किसी दूसरे देश से कहा हो कि हम आपको अपने एटमी हथियारों का इस्तेमाल करने देंगे। यानी अगर सऊदी अरब चाहे और पाकिस्तान से मांग करे, तो पाकिस्तान अपने F-16 में, जो कि अमेरिका से उन्हें भेजा है, और ये एक ऐसा विमान है जो कि एटमी हथियारों को ले जा सकता है और एक निशाने पे उन्हें हिट कर सकता है, उसमें बाकायदा एटमी मिसाइलें फिट करके सऊदी अरब को देगा। तो इस तरीके से पाकिस्तान एक ऐसा एटमी अम्ब्रेला, एटमी छाता मुहैया कराने वाला देश बन गया है जिसके नीचे तमाम इस्लामी देश खड़े हो सकते हैं। इस प्रक्रिया में पाकिस्तान अपने वजूद में पहली बार इस्लामी देशों के एक चौधरी देश बनने की हैसियत में पहुंचता जा रहा है। तो दोस्तों, यह तय हो गया है कि सबसे कमजोर प्रधानमंत्री कौन है। अब हमें और आपको देखना है कि हमारा विश्वगुरु प्रधानमंत्री ट्रंप और मुनीर के
इन कदमों का जवाब कैसे देता है। वैसे अभी तक उनका सबसे अच्छा जवाब चुप्पी ही रहा है। धन्यवाद। दोस्तों, जाने से पहले मैं आपसे एक बार फिर अपील करूँगा कि आप नई परख को सब्सक्राइब करें, उसके साथ जुड़ें और उसके कार्यक्रम अगर आपको पसंद हैं, तो आप अपने दोस्तों को भी सुझाव दें कि वे भी नई परख के साथ जुड़ें और अपने सुझावों से हमें भी लाभान्वित करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।